हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। और हम पढ़ रहे हैं ICSE क्लास 9th का चैप्टर द स्टडी ऑफ गैस लॉस। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक गैस थ्योरी और उसके बेसिस पे हमने अंडरस्टैंड किया गैसेस की प्रॉपर्टीज को। और आज इस लेक्चर में हम गैसेस के बारे में और फर्दर डिस्कस करने वाले हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं इन द लेक्चर ऑन द स्टेट ऑफ गैसेस, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आज हम कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। हम उनके मासेस, उनके टेम्परेचर, उनके प्रेशर, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके यूनिट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम गैस लॉस को स्टडी करेंगे, हम उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो वहां पे कुछ कन्वर्जन्स होने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको समझें और आप उनको अप्लाई कर सकें। तो आज का ये लेक्चर आने वाले हर एक लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। So we are talking about the gaseous state of matter, and gaseous state of matter, this is the simplest state of matter. ठीक है, और इन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो नेग्लिजिबल होती हैं, वो ना के बराबर होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो गैसेस होते हैं उनकी जो शेप और वॉल्यूम होती है वो तो फिक्स नहीं होती है, एंड दे अज्यूम द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझाया था कि जब भी वॉल्यूम की बात हो गैस की, तो आपको किसकी बात करनी है, आपको कंटेनर के वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी गिवन हो कि कंटेनर है 1 लीटर का कंटेनर है और वेल आपको बताना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस कितनी है, तो वेल वॉल्यूम ऑफ द गैस भी 1 लीटर ही होगी। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। नेक्स्ट हमने स्टडी किया जो गैसेस होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म अ होमोजेनस, they always have a homogeneous composition, तो throughout the volume वो uniformly spread out हो जाएंगे। so throughout the whole container एक uniform composition होगी गैस की। Then we have studied about the compressibility of the gases, कि जो gases होते हैं हम उनको बहुत आसानी से compress कर सकते हैं by applying pressure. We have also studied कि जो gas के particles होते हैं वो हमेशा एक constant random motion में होते हैं, zigzag motion होती है, हर तरफ वो move करते रहते हैं। इसलिए जब gases वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और क्योंकि वो रैंडम मोशन होता है, हर तरफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो हर तरफ, हर वॉल ऑफ द कंटेनर पे ऑलमोस्ट इक्वल ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि द गैसेस दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट हमने स्टडी किया डिफ्यूजन के बारे में कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत आसानी से डिफ्यूज करते हैं विद ईच अदर ड्यू टू द फ्री मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। डेंसिटी के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। अब ये तो कुछ थी प्रॉपर्टीज इन जनरल जो कि हमने कहा कि गैसेस की हर एक गैस के लिए सेम होती है, बट गैसेस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं जो कि गैस के लिए पर्टिकुलर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ओडर की बात करें या स्मेल की बात करें तो गैसेस की अपनी स्मेल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो ओडरलेस है, कोई स्मेल होती ही नहीं, बट अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैसेस ऐसी हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमोनिया की स्मेल बताऊं तो ये आप सब लोगों को जरूर मालूम होगी। कैसे मालूम होगी? अगर आप कभी पब्लिक टॉयलेट में जाओ तो आपको मालूम होगा कि वहां पे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, बिकॉज दे आर नॉट क्लीन। तो वहां पे होता क्या है कि द यूरिन दैट डिकम्पोजेस, दैट कंटेन्स यूरिया विच डिकम्पोजेस टू गिव द अमोनिया गैस, और ये अमोनिया गैस की स्मेल है जो आपसे वहां पे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, so ammonia, sulfur dioxide and chlorine, they have a characteristic odor. Next we have is the color. तो कुछ गैसेस को हम उनके कलर के बेसिस भी पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस तो कलरलेस है, मगर NO2 एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। नेक्स्ट
हमारे सॉल्युबिलिटी, तो अमोनिया HCl दे आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसको आप अगेन एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कि पानी में बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है, बट वो ऑक्सीजन जो होती है दैट इज सफिशिएंट फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू ब्रीथ इन। ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो उस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन बड़ी आसानी से करके पानी में रह सकते हैं, बट अगर हमें पानी में जाना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं अगर हमें डीप पानी में ज्यादा देर के लिए रहना हो, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में ज्यादा घुलती नहीं है, ऑक्सीजन पानी में उतनी नहीं होती है जितनी की एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर दैट द gases they have different solubility in different substances. नाउ हमने जितनी भी बिहेवियर ऑफ द गैसेस की बात की, जो हमने पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे अंडरस्टैंड किया, तो हमने ये कहा कि जो सारी की सारी गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, वो डिफ्यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि कुछ हमने अभी डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में हमने एक डिटेल डिस्कशन की। तो सारे के सारे ये जो गैसेस होते हैं कुछ कॉमन बिहेवियर रखते हैं, और ये जो कॉमन बिहेवियर है उनका that is governed by some basic general laws called as the gas laws, which were discovered as a result of their experimental studies. तो experimental studies various gases पे की गई, और उससे हमने ये understand किया कि जो gases होती हैं well वो कुछ common gas laws को follow करते हैं, और ये gas laws को हमें इस chapter में study करना है। और ये जो gas laws हैं ये देते हैं a relationship between the measurable properties of gases. गैसेस की कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे गैस के हम मास को मेजर कर सकते हैं, गैस के हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना। हम गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, गैस वॉल्यूम कंटेनर के ऊपर पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हम उस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं गैस का टेम्परेचर को। सो ये जो चार है, मास है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, दीज आर नोन एज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और ये जितने भी गैस लॉज हैं वेल ये सारे हमें इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के एक रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं, सो दैट कि हम फिर गैस लॉज को आसानी से समझ सकें। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि ये लेक्चर सारे के सारे गैस लॉज को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो सबसे पहले the measurable properties of the gases we have four to be mass, volume, pressure and temperature. कई बारी कई बुक्स के अंदर डेंसिटी को भी दिया होता है as a measurable property of the gases, but please do remember हमने पहले भी डिस्कस किया कि डेंसिटी is mass upon volume. अगर आपको गैस का मास पता है, गैस का वॉल्यूम पता है, तो ऑब्वियसली आप डेंसिटी तो बता ही दोगे। ठीक है, तो आपको मेजर क्या करना है गैस के बारे में बताने के लिए, वेल दैट इज गोइंग टू बी द मास, द वॉल्यूम, द प्रेशर एंड द टेम्परेचर. So this tells us about the state of a gas. These are those properties which tell us what state the gas is in. Okay, so that is why the lecture's name was the state of a gas. So first of all we have is mass. So अगर आपको किसी भी गैस को मास को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वेल हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने उसको कंटेनर का मास ले लिया, उसको वे करके देख लिया, और फिर उसमें से आपने उस गैस को बाहर इवैक्यूएट कर दिया, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और आपने उस कंटेनर का मास वे कर लिया, और उन दोनों के डिफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द गैस। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द वेट ऑफ द कंटेनर प्लस द वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू W1 kg and the weight of the empty container is W2 kg. So the mass of the gas M will be equal to W1 minus W2 kg. ठीक है, and the number of the moles of the gas is going to be equal to the mass of the gas in grams divided by its molar mass. अब जितने भी गैस लॉज को हम स्टडी करते हैं वहां पे जब हम मास के बारे में बात करेंगे ना, वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए है, आपको गैस का मास चाहिए ग्राम्स में, और आपको गैस का मोलर मास मालूम ही होगा। ठीक है, तो आप उस मास इन ग्राम्स को डिवाइड करोगे मोलर मास से, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस।
right? So N, the number of the moles of the gas, will be equal to M, the mass of the gas in grams divided by the molar mass. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने किलोग्राम्स लिया है, यहाँ पे किलोग्राम्स लिया है, और जब हम मोल्स के बारे में बात करते हैं तो जो गैस का मास लेते हैं हम ग्राम्स भी लेते हैं. ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली ग्राम्स में और किलोग्राम्स में भी रिलेशन मालूम होना चाहिए. सो मास का जो SI यूनिट होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसे हम थ्रू आउट होल वर्ल्ड मानते हैं, दैट इज किलोग्राम. एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ kg. व्हाट डज दिस मीन? अगर हम 1 किलोग्राम लें तो उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, ओके. तो हमारे पास 1 किलोग्राम को अगर आपके पास कोई भी एक चीज है, मान लो आपके पास चीनी है, ठीक है, तो आपके पास चीनी है 1 किलोग्राम, उसके आप 1000 हिस्से कर दो, बराबर के 1000 अगर हिस्से करोगे तो एक हिस्सा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम. सो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम, जिसके आपने 1000 हिस्से किए. ठीक है, और उसमें से एक हिस्सा that is going to be equal to 1 gram. Okay, so 1 gram is going to be equal to 1/1000 of a kg, because 1 kg is equal to 1000 grams. ठीक है, I hope this is clear. So next हम आते हैं second measurable पे, property पे, that is the volume of the gas. तो volume of the gas I have already told you, this is going to be equal to the space occupied by the gas. ठीक है, तो जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी एक गैस, हम उसको उसकी वॉल्यूम बोलेंगे. और हमने ये कहा है कि जो गैस होती है उसके अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट वो खुद तो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और ज्यादा स्पेस तो एम्प्टी ही होती है. ठीक है, मगर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं, और इस कांस्टेंट रैपिड मोशन की वजह से उनको जितने भी कंटेनर में स्पेस मिलती है वो सारी की सारी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, ऑलराइट. अब हमें इसके लिए वॉल्यूम के रिलेटेड में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें उसके यूनिट्स मालूम होने चाहिए. सो द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज क्यूबिक मीटर. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक क्यूब हो जिसकी एक साइड की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर. सो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ breadth into height, this will be L multiplied by B multiplied by H. This gives us the volume of the cube. So it will be 1 multiplied by 1 multiplied by 1. So this becomes 1 meter cube. So SI unit of volume is cubic meter, 1 cubic meter. What this means is कि अगर हमारे पास एक क्यूब हो जिसकी लेंथ हो 1 मीटर, हर एक साइड 1 मीटर हो, तो वेल उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी 1 क्यूबिक मीटर, और दिस इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब. मीनिंग क्या है कि 1 मीटर जो होता है, डेसी का मतलब होता है 10, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 into 10 into 10 decimeter cube. So this will be 1 meter cube is equal to 10 to the power 3 decimeter cube, and 1 meter is equal to 100 centimeter, right? So if I have to write 1 meter cube, this will be equal to 100 into 100 into 100 centimeter cube. Okay, so this will become 10 to the power 6 centimeter cube. Okay, so 1 meter is equal to 10 decimeter, and 1 decimeter also, please do remember, this is equal to 10 centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, so 1 meter cube will be equal to 10 to the power 3 decimeter cube. This will be equal to 10 to the power 6 centimeter cube. मैं ये सब आपको इसलिए बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि वहां पे जब आप गैस लॉस पे क्वेश्चंस करोगे, दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चंस. वहां पे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, डिफरेंट यूनिट्स दिए जाएंगे और आपकी यूनिट्स की ही नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आप वो यूनिट्स को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे. ठीक है, सो इसलिए ये यूनिट्स आपको याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर क्यूब.
and this will be 10 to the power 3 decimeter cube. This will be equal to 10 to the power 6 centimeter cube. Now the traditional unit of volume, this is liters. आप हमेशा देखते होंगे कि आप एक दूध का पैकेट लेके आते हो तो वो कितना होता है, 500 मिलीलीटर का पैकेट होता है. अगर ऑयल लेके आते हैं तो उसके ऊपर भी मिलीलीटर लिखा होता है, लीटर 1 लीटर लिखा होता है. तो जितने भी हम लिक्विड्स लेकर आते हैं मार्केट से, तो वहां पे हमेशा कोई भी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में यूनिट्स नहीं गिवन होते हैं. वहां पे जो यूनिट गिवन होता है दैट इज लीटर. So the traditional unit of volume is liter. So obviously आपको लीटर में और मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इन सब के बीच में भी कन्वर्जन का मालूम होना चाहिए. That is very important, right? So 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 liter is also equal to 1000 ml. Okay, so just remember 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 liter is equal to 1000 ml and 1 decimeter cube will be equal to 1000 centimeter cube. ठीक है, so I hope ये समझ में आया कि जो 1 लीटर है वो 1000 ml होता है. 1 डेसीमीटर होता है क्यूब, this will be equal to 1000 centimeter cube. These two are equal, so these two are equal. ठीक है, so 1000 ml is equal to 1000 centimeter cube and hence what you can say is 1 ml is equal to 1 centimeter cube. ठीक है, so अगर आपके पास एक क्यूब हो जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर हो तो वेल उसका जो वॉल्यूम होगा that will be 1 centimeter cube and this will also be equal to 1 ml. This is the easiest unit conversion that you can remember, जो आसानी से 1 ml is 1 centimeter cube और बाकी सब आप चेंज करके ढूंढ सकते हो क्योंकि आप 1 ml को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो. इन दोनों का एक ये रिलेशन याद कर लो. ठीक है, आपस में इन सब का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन, सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट ऑन ऑल वेज. Now the next measurable property that we have is pressure. ठीक है, अब प्रेशर को हमने कैसे अंडरस्टैंड किया पिछले लेक्चर में कि जो फोर्स होती है एक गैस एक्सर्ट करेगी, जो गैस के पार्टिकल्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर दैट वी कॉल्ड एज द प्रेशर. और प्रेशर को आपने अंडरस्टैंड पिछले लेक्चर में इन बलून से भी अंडरस्टैंड किया था कि हमने इसके अंदर एक गैस को बलून के अंदर डाला और वो इक्वल डायरेक्शंस के अंदर इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करती है और पूरे के पूरे बलून में फैल जाती है. ठीक है, सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वो फोर्स है जो कि गैस के पार्टिकल्स इस बलून की वॉल पे एक्सर्ट कर रहे हैं और इसलिए ये बलून जो है वो बाहर की तरफ फूल रहा है. ठीक है, I hope you understand. So the force exerted on the walls of the container divided by the surface area of the container, this is called as pressure. So pressure we can write as force per unit area and P is equal to force upon area. ठीक है, अब ये है इन जनरल कोई भी प्रेशर अगर हो तो हम उसको इस तरीके से मेजर करते हैं. अब गैस के लिए स्पेसिफिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अ टर्म कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वर्ड को ही अगर हम अंडरस्टैंड करें, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. अब इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करें कि एटमॉस्फेयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वेल उसके लिए अब आप ये देखो, ये है हमारी अर्थ और अर्थ के पास आपको पता है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर व्हिच वी कॉल एज द एटमॉस्फेयर. अब ये जो एयर है वो अर्थ के ऊपर अर्थ की तरफ है. ठीक है, तो अर्थ अपनी ग्रेविटी से इस एयर को पुल कर रही है अपनी तरफ, इसीलिए ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो हमें सराउंड किए हुए है क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी से इसको अपने साथ होल्ड किए हुए है. राइट, इसका मतलब है कि ये जो एयर है ये अर्थ की सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर और वेल एक और अगर कोई भी एक गैस किसी वेसल में एंट्रैप्ड हो उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर को प्रेशर मेजर करने
का प्रेशर मेजर करने के लिए वी यूज अ बैरोमीटर। बट अगर आपके पास एक एनक्लोज्ड गैस है कि किसी वेसल के अंदर एक एनक्लोज्ड गैस है, वेसल बंद है हर तरफ से, उसके अंदर आपको एक गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर। अब मैनोमीटर के बारे में तो हम अब इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट बैरोमीटर की थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगी कि हम कैसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, सो हमने कहा कि द प्रेशर इज द फोर्स अ गैस exerts on the walls of the container divided by the surface area of the container, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसे हमने इस तरीके से लिखा P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ लिया है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकती हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक गैस का पार्टिकल है जो कि एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है कुछ। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो डिस्टेंस वो एक गिवन टाइम में मूव कर रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं। और इस स्पीड को भी अगर मैं एक टाइम ड्यूरेशन में मेजर करूं कि एक जगह यहाँ पे ये खड़ा था और ये यहाँ पे गया इतनी टाइम ड्यूरेशन में, तो इस स्पीड को मैंने मेजर किया थ्रू आउट दिस टाइम टी, तो दैट स्पीड अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो पहले हमारे पास स्पीड थी डिस्टेंस ओवर टाइम, और आगे इसको मैंने फर्दर और एक टाइम से डिवाइड किया, दिस बिकम्स एक्सेलरेशन। okay, so this is something that you will be understanding more in physics. Okay, and another thing, sorry, the another thing that you have to understand is what is force. So force is mass into acceleration. तो हमने ये acceleration ढूंढा किसका, एक गैस के मॉलिक्यूल का ढूंढा। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली उसका कुछ मास भी तो होगा, तो उस मास को अगर हम acceleration से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें देता है फोर्स। ठीक है, और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे तो वेल हम जो मेजर करेंगे एक्सेलरेशन, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो जो एयर है वो प्रेशर क्यों हमारे ऊपर लगा रही है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ अपनी तरफ जितनी ताकत के साथ एयर को खींच रही है, दैट इज कॉजिंग दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स गैस के अर्थ की तरफ एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, वो इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उनको खींच रही है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स when we are measuring the atmospheric pressure is called as the acceleration due to gravity, जिसे हम g से denote करते हैं। So mass into acceleration due to gravity, this will be giving the force, and force upon area will be giving us the pressure. ठीक है, okay, so now what we are going to do when we are going to measure the एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर, एक मिनट में आपको पहले, सॉरी डायग्राम पहले आना चाहिए था। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर। तो अब उसमें होता क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, मरकरी को फिल किया है, और उसके अंदर हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई है जिसके अंदर मार्किंग्स गिवन होती हैं, सो दैट कि आप इसके अंदर जो भी लिक्विड राइज करेगा आप उसकी हाइट को मेजर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से एयर क्या कर रही है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये लिक्विड बाहर टेबल पे पड़ा है और ये हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा है, इसलिए ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ अब ये इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, अब ये लिक्विड भी क्या करेगा, ये लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू मूव डाउन बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग दिस लिक्विड ऑल्सो डाउन। ठीक है, अब ये भी इधर से आ रहा है, उधर से एयर के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड को पुश कर रहे हैं, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एयर के प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर जो है वो ऊपर को जाना चाहते हैं, और लिक्विड ये जो राइज कर रहा है ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहता है। इधर से एयर के प्रेशर की वजह से लिक्विड ऊपर जाना चाहता है, और लिक्विड अपनी हाइट की वजह से, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, वो नीचे आना चाहता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जितना भी लिक्विड, जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, वो जितनी भी हाइट को गेन करेगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एंड द प्रेशर विच दिस लिक्विड इज एक्सर्टिंग। अब ये जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, आप अगेन इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
ठीक है. So the pressure that the liquid is exerting by itself, that is called as the hydrostatic pressure. और यहाँ पे ये जो प्रेशर लिक्विड पे exert हो रहा है, that is the atmospheric pressure. ठीक है. इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को ऊपर भेज रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिक्विड को नीचे लेके आ रहा है. तो नेट टोटल जितना भी जो भी फर्क होगा वो किसका फर्क होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में फर्क होगा. और उसको बैलेंस, जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक ये जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर राइज करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे स्पेस मिल रही है. ठीक है. तो ये जो लिक्विड है वो तब तक राइज करेगा जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस बिकम्स इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, राइट. सो फ्रॉम दिस नाउ व्हाट वी विल, और ये हमने जो बैरोमीटर के अंदर लिक्विड लिया है दैट इज मरकरी. ओके, तो मरकरी लिया है इसके अंदर, और हमने अब क्या लिया है, मास ऑफ मरकरी इन द ट्यूब. ये जो m है, राइट, अगर अब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी सीइंग मास ऑफ मरकरी इन द ट्यूब. अब इस ट्यूब के अंदर मरकरी का कितना मास है, दैट इज m, और इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, right, divided by the area is going to be the pressure that is going to be exerted by the fluid, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. सो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, इस ट्यूब के अंदर जितना मरकरी का मास है मल्टीप्लाइड बाय उसकी एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. तो इस एरिया, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वेल दिस विल गिव यू प्रेशर. I repeat it once again कि हमारे पास एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर के मॉलिक्यूल्स इस मरकरी के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, और एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि लिक्विड अपनी हाइट की वजह से फील करता है. ठीक है. सो द लिक्विड इज ट्राइंग टू कम डाउन एंड द एयर इज ट्राइंग टू पुल इट अप. ठीक है. और ये लिक्विड तब तक ऊपर राइज करेगा जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक के प्रेशर के बराबर हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर. ठीक है. ऑल राइट. तो अब हमने क्या प्रेशर को मेजर करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को. तो हम कैसे मेजर करेंगे, हमें देखना पड़ेगा इस लिक्विड का प्रेशर कितना है. तो ये लिक्विड का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस स्पीड से ये नीचे को आ रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाय द एरिया. एरिया क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. सो P इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg अपॉन A. अब नेक्स्ट चीज क्या आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो मरकरी है इसकी एक डेंसिटी है दैट इज रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड विल गिव अस इस डेंसिटी. और वो डेंसिटी हमें मरकरी की मालूम है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी ढूंढी हुई है, दैट इज 13.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 13.56 ग्राम्स. ठीक है. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी. तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मुझे यहाँ पे इस लिक्विड का मास बताना है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं उसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है. अगर मुझे यहाँ पे m की जगह पे कुछ ढूंढ लगाना है तो मैं अब क्या लगा रही हूँ, मैं लगाने लगी हूँ रो इंटू वी. इसको बोलते हैं रो. ठीक है. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी मुझे ऑलरेडी नोन है, वॉल्यूम मुझको ढूंढनी है, तो मुझे इस लिक्विड का टेस्ट ट्यूब में मास पता लग जाएगा कितना है. अब वॉल्यूम कैसे ढूंढे, वॉल्यूम को ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है, एरिया इनटू द हाइट. ठीक है. एरिया इस क्रॉस सेक्शनल ट्यूब का एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो जितनी हाइट मरकरी कॉलम की है उससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज वॉल्यूम. Okay, so A is the area of cross section of this test tube multiplied by the height to which mercury rises. This gives me the volume. Multiply volume by the density. This will give you the mass. And mass into G will be giving you the force. Force divided by again the area of cross section will give you P. Okay, I repeat it once again. Pressure of the mercury is what we are finding out. Pressure, the hydrostatic pressure which we are exerted by the mercury in this test tube is called as the hydrostatic pressure, and this is what we are equating to the atmospheric pressure. जितना ये mercury hydrostatic pressure exert करेगी उतना ही atmospheric pressure होगा. ठीक है. तो हमने क्या कहा, P is equal to mg upon A.
m की जगह पे हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास को ढूंढना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू वी विल बी इक्वल टू एम। ठीक है, सो हमने क्या लिखा, रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए, दिस विल बी गिविंग अस प्रेशर। ठीक है, और अब हमने वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख दिया, ए इंटू एच, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, सो दिस गिव्स अस रो जी एच। So what is the hydrostatic pressure of this mercury in this test tube? Well, that is equal to rho into h into g. The acceleration due to gravity, this is always again constant. This is equal to 9.8 meter per second square. तो ये वैल्यू भी हमें गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू भी हमें मालूम है मरकरी की। हमें ढूंढना क्या है कि ये जो मरकरी है वो कितना हाइट पे राइज की। अगर हम इजीली उसको देख सकते हैं, मार्किंग्स लगी हुई होती हैं, हम उसकी हाइट को मेजर करते हैं और हम उसको यहाँ पे h को पुट कर देंगे, उससे हमें क्या पता लग जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, गुड। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर। Now the next important thing is कि आपको यूनिट्स ऑफ प्रेशर सारे मालूम अच्छे से होने चाहिए, सो दैट कि अगेन आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्लीज डू रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू चेंज ऑन डे टू डे बेसिस एट अ गिवन ऑल्टीट्यूड। कभी प्रेशर कम होगा, कभी ज्यादा होगा, और साथ ही में प्रेशर ऑल्टीट्यूड के साथ भी चेंज करता है। जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम द सी लेवल, वैसे वैसे प्रेशर जो होता है वो कम होता है, व्हिच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो सरफेस है एट द सी लेवल, वहां पे जो मैक्सिमम एयर है जो कि सरफेस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स पे जाते हैं तो हाइट इंक्रीज करेंगी तो हमारे ऊपर का जो एयर है वो उसका क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अगर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वो भी प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी लेस डेंस नाउ। ठीक है, सो प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज विद द ऑल्टीट्यूड। सो हम जब भी स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी द प्रेशर दैट विल सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी टू अ हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट सी लेवल। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सी लेवल पे मेजर करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, ऑल्टीट्यूड भी फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं मर्करी बैरोमीटर के साथ कि मर्करी की उस बैरोमीटर में हाइट कितनी गई। So when it reaches a height of 76 centimeter, we call that pressure to be 1 atmospheric pressure. ठीक है, so 1 atmosphere is going to be equal to 76 centimeter of mercury, which is going to be equal to 760 mm of mercury, and we also have one more unit for this, that is torr. And 1 millimeter of mercury is going to be exerting the same pressure as 1 torr pressure. So 760 mm of mercury जितना pressure exert करेगी उतना ही torr में pressure होगा। ठीक है, so 760 mm of mercury, this is going to be equal to 760 torr. All right. Now the next, ये जो atmospheric pressure है ये SI unit of pressure नहीं, SI unit of pressure is going to be Pascal, which is the pressure which is exerted with a force of 1 Newton on 1 meter square. ठीक है, तो जहां पे हमने हाइट को, डेंसिटी को और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने SI यूनिट्स में मेजर किया है। हाइट को मीटर में मेजर किया है, डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करें, तब उस टाइम पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट विल बी 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर, एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी कमिंग एज 1 पास्कल। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एरिया का जो SI यूनिट होता है न्यूटन स्क्वायर। सो अगर 1 न्यूटन की फोर्स हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाते हैं तो वेल वो जो प्रेशर आता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 पास्कल। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू बी पास्कल। नाउ
1 Pascal is going to be equal to 1 Newton per meter square. 1 Newton per meter square. This is going to be equal to 1 kg per meter per second square. अब ये कहाँ से आया? हमने कहा कि pressure is going to be equal to force upon area and force is equal to mass into acceleration due to gravity divided by area. Mass के units क्या होते हैं? किलोग्राम होते हैं. Acceleration के units क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, जब हम पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं तो दिस इज व्हेन इट इज गोइंग टू कम इनटू द न्यूमरेटर, इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव पावर. सो केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर इनटू मीटर. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास प्रेशर के यूनिट्स क्या आएंगे? केजी मीटर -1 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो ये हमारे पास आए पास्कल. 1 Pascal is equal to 1 Newton per second square, which is going to be equal to 1 kg per meter per second square. ठीक है, so I hope these units they are clear. More you will be learning as and when you will be doing your physics. ठीक है, तो फिजिक्स में आप इन चीजों को रूटीनली यूज करते हो तो आपके कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. Do not worry about them. So now Pascal, this is a very small unit. So pressure को हम बार में भी एक्सप्रेस करते हैं, where 1 bar is going to be equal to 100 kilopascal or it is going to be equal to 10 to the power 5 Pascal. So from this whole understanding, what we have is 1 atmosphere जो होता है, that is going to be equal to 1.01325 bar, or it will be equal to 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal. This will be equal to 101.325 kilopascals, or 1 bar. This is going to be equal to 0.987 atmosphere. ठीक है, सो एटमॉस्फेयर और बार के अंदर रिलेशन क्या है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार. एंड पास्कल्स में कन्वर्ट कर दोगे तो इसको इनटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी आर हैविंग. ओके, प्लीज ये सारे के सारे रिलेशंस को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम इनको यूज करेंगे. The next we have is temperature. So हमने mass कर लिया, pressure कर लिया, volume कर लिया. अब next final last है, that is temperature. So temperature this measures the degree of hotness or coldness of an object. और जितना भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि that is proportional to the kinetic energy of the molecules. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे और उनमें उतनी रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी. जितना टेम्परेचर कम होगा, पार्टिकल्स धीरे मूव करेंगे, उनकी रैंडमनेस ऑफ मोशन कम होगी. Right? So temperature this measures the degree of hotness of an object, but it is also indicative of the randomness of motion of the particles of a gas. So this is measured with a thermometer. ये आप सब लोग जानते हो, जब भी आपको बुखार होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है. हम उसको थर्मोमीटर पे चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है. 101 है, 102 है, बाप रे बहुत ज्यादा बुखार हुआ है. सो हम उसे कैसे मेजर करते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और उसे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर. सो gases they expand on rise on temperature. ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे गैसेस क्या करेंगी? एक्सपैंड करेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गैसेस की बढ़ती है और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग. So this is going to be the temperature is a measure of the kinetic energy of a gas. और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? दैट इज केल्विन. बट हम उसको और भी स्केल्स में मेजर करते हैं, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट. ठीक है, सो आई होप ये आप हमेशा याद रखोगे कि ऐसा यूनिट कौन सा होता है टेम्परेचर का? दैट इज केल्विन. और डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट, well these are the other units that we have, but हम उनको बहुत कॉमनली यूज करते हैं. और केल्विन में प्लीज हमेशा एक और चीज याद रखना कि डिग्री नहीं लिखना. इट इज नॉट डिग्री केल्विन, इट इज डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, बट केल्विन इज ओनली केल्विन.
और इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, केल्विन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या अप्रोक्सीमेटली 273। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो उसमें 273 या 273.15 जब आप ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग द टेम्परेचर इन केल्विन। और डिग्री सेल्सियस is going to be equal to the temperature in Kelvin minus 273 or 273.15. And what is the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit? Well, it is the relationship is degree Celsius equal to 5/9 into degree Fahrenheit minus 32. So it is practically impossible to cool a gas to 0 Kelvin, absolute zero, as all the motion ceases at this temperature. ठीक है, so please हमेशा याद रखना कि 0 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और ये वो टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में कभी ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो टेम्परेचर है, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, गैस के जो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे होंगे, और वेल अगर वो मूव नहीं कर रहे इसका मतलब है सारी मोशन दिस इज फिनिश्ड। ओके, सो नथिंग इज मूविंग एट ऑल। सो व्हाट दिस मींस इज दैट this is just not possible because zero kinetic energy is not possible. Okay, so we are practically impossible to cool a gas to 0 Kelvin कि इतना लो टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते। Let us know something more about these scales जो कि आपको importantly help करेगा। So हमारे पास सबसे पहले Fahrenheit scale which was developed by the German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit in the 18th century। और इस scale पे very importantly please remember that the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit while the boiling point is taken as 212 degree Fahrenheit, और इन दोनों के बीच का जो difference है that comes up as 180। तो इस scale को between these two temperatures 180 parts में divide किया गया है। Alright, और दूसरी तरफ हमने सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का रिलेशनशिप अभी देखा था। सो डिग्री फारेनहाइट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9/5 into डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच इन फारेनहाइट। सो व्हाट विल यू डू, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला 9/5 सेल्सियस में वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 नथिंग and this will be equal to 32 degree Fahrenheit. So what this means is that 0 degree Celsius, that is the freezing point of water or the melting point of water, this is equal to 32 degree Fahrenheit. And do we check what is 212 degree Fahrenheit? What is this in Celsius? Let us do that also. So we have 212 degree Fahrenheit. This is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32, right? So सबसे पहले आप इस 32 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, 212 minus 32 will be equal to 9/5 into degree Celsius. So ये कितना आ जाएगा 180 into 5/9 will be equal to degree Celsius, 9 से काटोगे 20, so this will be 100 degree Celsius. So the boiling point of water is equal to 212 degree Fahrenheit or 100 degree Celsius. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट वन स्केल इनटू द अदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज द सेल्सियस स्केल। तो फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में आपको ऑलरेडी रिलेशनशिप मालूम लग गया है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, this is going to be equal to 32 degree Fahrenheit and this 100 degree Celsius will be equal to 212 degree Fahrenheit। ठीक है, तो जो हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, दे आर कैलिब्रेटेड ऑन द सेल्सियस स्केल। हम ज्यादा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखते हैं वो सेल्सियस में लिखते हैं, बट उसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो जब हम गैस लॉस करेंगे तो प्लीज डू रिमेंबर, हम वहां पे जो वैल्यूज पुट करेंगे टेम्परेचर की वो केल्विन स्केल पे पुट करेंगे।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कन्वर्जन्स को अच्छे से करें. Okay, so here what you can see is the two scales, the Fahrenheit scale and the Celsius scale. तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि minus 459 degree Fahrenheit, which is equal to minus 273 degrees Celsius, which is called as absolute zero. अब ये absolute zero क्या होता है? I will explain you on the next scale that we will be discussing, the Kelvin scale. वहाँ पे आपको understand करना आसान रहेगा. ठीक है. उसके बाद water freezes at 32 degree Fahrenheit, which is equal to 0 degree Celsius, and 212 degree Fahrenheit, the boiling point of water is equal to 100 degree Celsius. Another important thing that you can remember from here is 98.6 degree Fahrenheit, which is the body temperature of human beings, right? So the normal human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit, which is equal to 37 degrees Celsius. Okay, so this is another thing that you have to remember. The rest things perfectly fine. Absolute zero, I'll just now be telling you again. Okay. So now we have the next one, that is the Kelvin scale, which is named after the British physicist William Thomson Baron Kelvin, and the base unit of the thermodynamic temperature measurement in SI unit for temperature measurement is Kelvin. Simple words में Kelvin is the SI unit of temperature. ठीक है. और इस पे जो melting point of ice है, that is 273 Kelvin, and the boiling point is 373 Kelvin. और हम इसको क्या लिखेंगे? डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे. ठीक है. और सेल्सियस और केल्विन स्केल का रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्सियस में जो वैल्यू दी है उसमें 273 को ऐड करोगे तो केल्विन में आएगी वैल्यू. अगर केल्विन की वैल्यू गिवन है तो उसमें से 273 को माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी. ठीक है. तो अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 273 केल्विन. ठीक है. और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 100 ऐड करोगे 273 में, so this will be 373 केल्विन, जो कि आप यहाँ पे टेम्परेचर स्केल पे भी देख सकते हो. Okay, so this is going to be over here. So 273 Kelvin. अब now the next thing is absolute zero. अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था absolute zero is 0 Kelvin. वो hypothetical temperature जहाँ पे सारी motion cease कर जाती है, nothing is going to move, right? So the kinetic energy is going to be 0, which is not going to exist actually. ठीक है. तो उस टेम्परेचर को 0 केल्विन is going to be equal to minus 273 degrees Celsius. Okay, so this is a temperature. हम जैसे कहते हैं कि 0 केल्विन, और well 0 केल्विन is absolute zero, no motion exists, but this is hypothetical. ये actually में exist नहीं करता. ठीक है. और सबसे बड़ी एडवांटेज केल्विन स्केल को यूज करने की ये है कि उसमें कभी भी नंबर नेगेटिव में नहीं जाते. आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस -40 -50, बट फिर यहाँ पे तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जो कि हम एक्चुअली में अचीव कर ही नहीं सकते हैं. और इससे ऊपर के सारे नंबर ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, इससे नीचे हम नहीं जा सकते. So the advantage of using the Kelvin scale is that there is no negative number on this scale, और इस स्केल को यूज करना इसलिए बहुत ही आसान होता है. ठीक है. इसीलिए इसको शायद SI unit of temperature भी माना गया है. So that would be all for this lecture. I hope I'm going to seek you again for the next one, when we will be starting with the discussion of the gas laws. And the first gas law that we will be discussing is going to be the Moore's law. ठीक है. सो अगली बारी फिर से मिलेंगे. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट. क्लिक ऑन द लाइक लिंक also and do share it with your friends. So see you again. Bye bye.